नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल हिंदी विद सूरज में। तो दोस्तों आज हम लेके आए हैं मिक्स प्रैक्टिस सेट, जो कि एक एक प्रश्न आपको अपने आई हुई परीक्षा या आगामी परीक्षा में जिस तरीके के हमें प्रश्न देखने को मिलते हैं, ठीक उसी तरीके के प्रश्न आपको मिलेंगे, जो कि क्या होंगे, मिक्स होंगे। तो ज़्यादा समय न लेते चलते हैं प्रश्नों की तरफ। दोस्तों ये पहला सेट है और ऐसे ही हम कम से कम लगभग 100 से ऊपर सेट करेंगे। तो देखते हैं पहला प्रश्न। ठीक है दोस्तों, तो ये अगर आप कंप्लीट प्रैक्टिस सेट करते हैं तो आपके आगामी परीक्षाओं में इन्हीं प्रैक्टिस सेटों से प्रश्न हमें देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, देखते हैं पहला प्रश्न। मैं तो थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ, मैं भी चाहूँगा इतना बड़ा कर लेते हैं। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक निम्न में से कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, रमेश चंद्र मजूमदार, भगत सिंह या भीमराव अंबेडकर? तो दोस्तों उसका सही ऑप्शन आंसर क्या है? ऑप्शन डी, भीमराव अंबेडकर जी ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के क्या है, ये संस्थापक है, जिसका गठन कब हुआ था? 3 अक्टूबर 1957 को इसका गठन हुआ था। और वहीं हम बात करें भीमराव अंबेडकर जी के जन्म की, तो दोस्तों जन्म हम सभी को पता होता है, इनका जन्म कब होता है? 14 अप्रैल 1891 को। और मृत्यु की बात करते हैं तो 6 दिसंबर को इनकी क्या हुई थी दोस्तों? मृत्यु हुई थी 1956 में। संविधान सभा, देखो संविधान लिखा किन्होंने था? भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा था। ठीक है, और संविधान के लिए जब इनका नाम गया था तो दोस्तों कौन सी सीट से गया था? बंगाल से गया था सबसे पहले, और फिर बाद में कहाँ से गया था? मुंबई से गया था, क्योंकि बंगाल वाला जो क्षेत्र था वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को मिल गया था, इसलिए इनका दोबारा नामांकन कहाँ से होता है? बॉम्बे से होता है। इस प्रश्न में सबको बहुत कन्फ्यूजन होता है, बंगाल लगाएं या फिर बॉम्बे लगाएं। तो दोस्तों बंगाल, इसका बंगाल में गए थे, लेकिन इसका सही आंसर जाता है मुंबई। याद रखना आप सभी लोग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और हाँ भाई, भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न कब मिला है? 1990 में मिला था, याद रखेंगे। दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है दोस्तों? 1990 में खिलाफत कमेटी की सभा, जिसमें महात्मा गांधी या गांधी से असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया था, वह सभा किस शहर में हुई थी? 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा। ठीक है दोस्तों, तो कहाँ हुई थी आप सभी लोग बताएंगे? लखनऊ में, लाहौर में, इलाहाबाद में, कराची में? तो दोस्तों उसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर होगा। कहाँ हुई थी वो? इलाहाबाद में हुई थी। अब एक चीज़ और याद रखना दोस्तों, कि खिलाफत जो कमेटी है, इसका गठन कब हुआ है? 20 मार्च 1919 को। कब हुआ है दोस्तों? 20 मार्च 1919 को हुआ है, याद रखना सभी लोग। और मुख्य रूप से जो संस्थापक में इसके नाम आते हैं तो उसमें अली बंधु का नाम आता है। अली बंधु में कौन है? मोहम्मद अली और शौकत अली। ठीक है, और सदस्य की बात करते हैं तो ये दोनों भाई हो गए, और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो गए, हजरत मोहानी है, महात्मा गांधी है, ये सभी क्या हैं? इसके इस कमेटी के क्या थे दोस्तों? सदस्य थे। इस चीज़ को जरा सा आप लोग याद रखेंगे। और साथ ही साथ आपने एक चीज़ और याद रखनी है, जो खिलाफत कमेटी का जो सम्मेलन होता है 23 नवंबर 1911 को, तो इसका भी अध्यक्षता कौन करते हैं? महात्मा गांधी ही करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या रहा है कि तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति होम रूल लीग की स्थापना में शामिल नहीं थे? होम रूल लीग कब का है? देखो 1916। ठीक है, अब बढ़ते हैं, कौन सदस्य नहीं? बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, एस सुब्रमण्यम अय्यर और एच एस ऑलकट? तो दोस्तों का सही उत्तर है एच एस ऑलकट। देखो होम रूल लीग 1915 और 1916 दोनों दिखाता है दोस्तों। बाल गंगाधर तिलक वाला 1915, एनी बेसेंट वाला 1916। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत बड़ा प्रश्न आ गया दोस्तों ये, क्योंकि ये परीक्षा में पूछा भी गया है। नोआखली घटना के समय महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे? निर्मल कुमार बोस, महादेव देसाई, प्यारेलाल वल्लभ भाई पटेल? तो दोस्तों नोआखली घटना के समय जो थे महात्मा गांधी के निजी सचिव थे प्यारेलाल जी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अब नोआखली घटना है क्या? तो याद रखना 1946 में हुई थी ये। कब हुई थी दोस्तों? 1946 में हुई थी, बंगाल के चटगांव में। और वहाँ के जो मुस्लिम लोग थे उन्होंने भारतीय लोगों पे या उस क्षेत्र के लोगों पे बहुत ज़्यादा क्या किया था, हम कह सकते हैं कि उनका शोषण उन्होंने किया था, और कई अहिंसा भी की थी उन्होंने। और गए थे वहाँ महात्मा गांधी, किस लिए जाते हैं वो? अहिंसा का संदेश देने गए थे, तो जिसी कारण वहाँ पे क्या हुई थी दोस्तों? घटना भी हुई थी। अब पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न आ रहा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद महात्मा गांधी या गांधी जी ने महत्व दिया रचनात्मक कार्यक्रम को, हिंसा के सीमित उपयोग को, अंग्रेज से समझौतों को, और परंपरागत कार्यक्रम को? सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो दोस्तों का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखो सविनय अवज्ञा आंदोलन में देखो, आपने सभी ने पढ़ा था कि
आपने एक चीज़ तो सुनी थी, डांडी मार्च, सभी को याद है डांडी मार्च, ठीक है, सबको याद रहता है डांडी मार्च। डांडी मार्च शुरू कब से हुआ है? 12 मार्च से हुआ था, 12 मार्च, सब याद रखेंगे। 1930 से 6 अप्रैल 1930 को होता है ये, ठीक है। ये यात्रा थी, कितने मील की थी? 241 मील की यात्रा थी ये दोस्तों, याद रखना इस चीज़ को। और 78 लोग थे इसमें गांधी जी के साथ, प्लस एक 79 लोग थे इसमें टोटल। और नमक तोड़ो कानून से संबंध में ये था, ठीक है। अब एक चीज़ समझ के चलना जरा सा, ये अहमदाबाद से जाते हैं पैदल पैदल दांडी तक, और वहाँ पे नमक तोड़ो कानून को तोड़ते हैं। अब नमक कानून तोड़ो था क्या, मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ। सरकार का एकाधिकार कानून था वो, मतलब कि नमक जो है वो सरकार के लोग ही बनाएंगे। तो उन्होंने इसके खिलाफ ना आवाज़ उठाई थी कि भैया जो कोई भी व्यक्ति क्या है कि नमक बना सकता है, इस चीज़ के लिए वो आंदोलन था, ठीक है दोस्तों। अब बढ़ते हैं आगे को, सविनय अवज्ञा आंदोलन। छठा प्रश्न देखो क्या आ रहा है। छठा प्रश्न क्या बोल रहा है ये, बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना कौन सी नहीं है, ठीक है दोस्तों। बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना कौन सी है? दुर्गेश नंदिनी, आनंद मठ, पोस्ट मास्टर और देवी चौधराइन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या जाने वाला है, बताएंगे सभी लोग। तो उसका सही आंसर है पोस्ट मास्टर, ठीक है। बाकी ये तीनों किसके हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी की है। अगर हम और रचना की बात करते हैं, कपाल कुंडला आती है इनकी, वंदे मातरम आती है, विश्व वृक्ष है, और मृणालिनी है। और याद रखना जो वंदे मातरम है वही हमारा राष्ट्रगीत भी है, आप सभी को पता होगा वंदे मातरम के बारे में। अपना राष्ट्रगीत क्या है? राष्ट्रगान हो गया जनगण मन अधिनायक रविन्द्रनाथ टैगोर का। और जो वंदे मातरम है अपना राष्ट्रगीत, उसको सबसे पहले 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था, कलकत्ता वाले में। कहाँ पर दोस्तों? कलकत्ता में। और अध्यक्षता किसने करी थी? रहीमतुल्ला सयानी ने। किसने करी थी दोस्तों? रहीमतुल्ला सयानी ने। और राष्ट्रीय गीत को ही 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? राष्ट्रगीत का दर्जा दिया गया था, ठीक है। अब बात करते हैं, एक चीज़ और समझ लेना, जो राष्ट्रगान है वो सबसे पहले 1911 में गाया गया था, वो भी कलकत्ता में गाया था। और उस अधिवेशन की जो अध्यक्षता करी थी पंडित बिशन नारायण धर ने करी थी, ठीक है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखो क्या बोल रहा है इसमें, 11वां। 1911 में किस सामाजिक कार्यकर्ता ने ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था? देखो भैया, निशुल्क, जो कि हमारा अनुच्छेद 21 कॉमा है ना, 86वें संविधान संशोधन 2002 में जो बोला गया, मूल अधिकार के अंतर्गत रखा गया हमने उसमें। तो वो बोल रहा है कि निशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव सबसे पहले ब्रिटिश विधान परिषद में किसने रखा था? सत्येंद्र नाथ बोस, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी या फिरोज शाह मेहता। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या जाने वाला है? गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है दोस्तों। याद रखना, गोपाल कृष्ण गोखले कौन है? महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले है। अब पढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न क्या बोल रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह, औरंगजेब, बाबर। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा इसका सही आंसर अलाउद्दीन खिलजी है। और अलाउद्दीन खिलजी का जो जन्म है 1206 से 1316 है, आप सभी जानते हैं। और जो इनका गुजरात या फिर दक्षिण भारत का जो अभियान शुरू होता है वो मालिक काफूर जो उनका सेनापति था वो करता है, उनके कहने पर ही 1306 से 1307 के बीच में, ठीक है। पहला दक्कन अभियान कब होता है? 1306 से 1307 के बीच में होता है, ठीक है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, हमारे पास समय है कम और इसलिए मैं थोड़ा सा आपको बताते हुए चल रहा हूँ, और कॉपी पेन लेकर बैठो दोस्तों, इसमें बहुत बारीकी से आपको मैं फैक्ट बता रहा हूँ। निम्नलिखित में कौन सा व्यक्ति रंपा विद्रोह से संबंधित है? ठीक है दोस्तों, रंपा विद्रोह से संबंधित है। बिरसा मुंडा, कुशल कुंवर, अल्लूरी सीता राम राजू, मंगल पांडे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर होने वाला है अल्लूरी राम सीता राम राजू है दोस्तों। और रंपा विद्रोह दोस्तों कब का था, इस चीज़ को जरा सा याद रखना। रंपा विद्रोह है 1922 का। और रंपा विद्रोह का संबंध कहाँ से था दोस्तों? मद्रास प्रेसिडेंसी से। कहाँ से था दोस्तों? मद्रास प्रेसिडेंसी से था। इस चीज़ को जरा सा याद रखना। आगे बढ़ते हैं। पागल पंथ की स्थापना किसने की? 10वां प्रश्न आ रहा है दोस्तों, पागल पंथ की स्थापना किसने की? बुल्ले शाह, करम शाह, यदुवेंद्र शाह, स्वामी सहजानंद। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या जाने वाला है? इसका सही जाएगा करम शाह ने पागल पंथ की स्थापना की थी दोस्तों। अगला प्रश्न आ रहा है हमारे पास 11वां प्रश्न। ये सभी को पता होगा, पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण क्या था? उसकी घुड़सवारी सेना, उसकी सैन्य कुशलता, तुगलुमा पद्धति, अफगानों की आपसी फूट। तो दोस्तों इसका सही उत्तर जाएगा तुगलुमा पद्धति। तुगलुमा पद्धति थी क्या कि जैसे मान लो ये रेखा है और यहाँ से
क्या होती थी, इस सेना को 3 भागों में बांट दिया जाता था। ठीक है दोस्तों, 1 मिनट में ढंग से बता देता हूँ। जैसे ये सेना है, सेना को 3 भागों में बांट दिया जाता था इस तरीके से, और जो बीच वाली सेना थी उसको कम आगे रखते थे, मतलब नॉर्मल रखते थे, और जो साइड वाली थी उसको बहुत आगे। इनका मेन मुख्य कारण क्या था कि जो दूसरी सेना है इधर की, इसको क्या करना, चारों तरफ से घेर लेना। देखो इधर से भी, इधर से भी और इधर से भी, इस तरीके से। तो तुगलमा पद्धति होती है 3 तरफ से घेर देना। ठीक है, यही होती है तुगलमा पद्धति। तो इसकी शुरुआत कब होती है, पानीपत का पहले युद्ध में। तुम्हें पता है कि बाबर का पानीपत का पहला युद्ध कब होता है, 1526 में होता है, याद है ना सभी को। ठीक है, और किसके साथ होता है, इब्राहिम लोदी के साथ। इब्राहिम लोदी को जब मारते हैं तो याद रखना कि मैदान में शहीद होने वाला दिल्ली का मध्यकालीन, दिल्ली का, पूरी दिल्ली सल्तनत का पहला राजा कौन था, तो इब्राहिम लोदी ही था। और यहीं से लोदी वंश होता है समाप्त और स्टार्ट हो जाता है मुगल वंश पूरी तरीके से। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला प्रश्न आ रहा है दोस्तों, डिटेल्स अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कर देना प्यारा सा कमेंट। अगर मन हो तो तुम करोगे ना ही लाइक करोगे, ना ही कमेंट करोगे, ना ही शेयर करोगे, ना सब्सक्राइब तो बहुत दूर की बात है। तो चलते हैं 12वें प्रश्न की तरफ दोस्तों। 12वां प्रश्न है, मध्यकाल में जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश, कौन सा राजवंश दोस्तों, सरकी राजवंश की स्थापना किसने की है, मलिक उल सर्क ने, हुसैन शाह सरकी ने, शमशुद्दीन इब्राहिम शाह ने, फिरोज शाह तुगलक ने। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है, सरकी। देखिए सब लोग यहाँ पे जाएंगे लेकिन आंसर चले जाएगा, इसका सही उत्तर क्या चले जाएगा, मलिक उल सर्क ने सरकी राजवंश की स्थापना की हुई है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 13वां प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है, अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों के शवाधान प्राप्त हुए हैं मालवा संस्कृति से, जारवे संस्कृति से, कायथा संस्कृति से और आहार संस्कृति से। दोस्तों कहाँ से हुए हैं आप लोग बताएंगे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर जा रहा है जारवे संस्कृति। जारवे संस्कृति मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है, याद रखना महाराष्ट्र क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, ताम्रपाषाण कालीन है ये दोस्तों, ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति है, याद रखेंगे महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के आसपास की। देखो मालवा संस्कृति है लेकिन इसमें नहीं करेंगे, जारवे संस्कृति इसे है। प्रश्न था अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों के सावधान प्राप्त हुए हैं जारवे संस्कृति से। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का मालवा वाला जो क्षेत्र है वो इसका मुख्य क्षेत्र माना गया है। ताम्रपाषाण युग की संस्कृति ये है दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आ रही है 14वीं, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था, कौन से संप्रदाय में दोस्तों, भागवत संप्रदाय में, पार्शियन, हिंदी, यूनानी, कुषाण और गुप्त। तो दोस्तों आप देखते ही समझ गए होंगे इसका आंसर क्या है दोस्तों, गुप्त है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है, कमेंट कर देना दोस्तों। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। अगला प्रश्न आ रहा है दोस्तों हमारा 15वां प्रश्न। देखो क्या बोल रहा है 15वां प्रश्न, धमेक स्तूप कहाँ है, कहाँ स्थित है धमेक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या देना वाला, आगरा, मिर्जापुर, जौनपुर या सारनाथ। तो दोस्तों याद रखना ये कहाँ पर है, सारनाथ में। और सारनाथ कहाँ है दोस्तों, यूपी में है अपना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 16वां प्रश्न आ रहा है, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था। दोस्तों किसके खलीफा के अधिकार को, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा के अधिकार को मानने से क्या कर दिया था, इनकार कर दिया था। बहुत खतरनाक था भैया अलाउद्दीन खिलजी। आगे बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की तरफ। 17वां प्रश्न देखो बेसिक प्रश्न आया, यूरोप को देखो, यूरोप को उत्तरी अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर क्या करता है, अलग करता है। देखो भैया उत्तरी अमेरिका ये रहा, यूरोप ये रहा, बाद में देखो ऐसा आकार की आकृति वाला महासागर कौन सा है, उत्तरी अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, काला सागर, कैस्पियन सागर। तो दोस्तों का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 18वां प्रश्न आ रहा है, शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है। उदाहरण देखो दक्षिण में भाबर क्षेत्र, मध्य भूमि स्थिति का, अंतरा पर्वतीय स्थिति का, गिरिपद स्थिति का, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण होता है गिरिपद का। देखो यहाँ पर्वत वाला जो क्षेत्र होता है शिवालिक श्रेणी, इधर भाबर आएगा फिर तराई आ जाता है ना, आपने देखा होगा। गिरिपद होता है, फिर भाबर होता है, फिर तराई हो जाता है, फिर आपने देखा होगा यहाँ पे बांगर वाला क्षेत्र आता है, फिर खादर वाला क्षेत्र आ जाता है ना। तो आपने ये सब चीज़ें पढ़ रखी होंगी। 19वां प्रश्न दोस्तों क्या बोल रहा है, 19वां प्रश्न बोला, निम्नलिखित में से कौन सा परिवार, कौन सा सौर परिवार, दोस्तों क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है, क्षुद्र ग्रह, निहारिका ग्रह और धूमकेतु। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निहारिका क्या होता है, सौर परिवार से संबंधित नहीं है क्योंकि ये धूल कण के हिस्से हैं। ठीक है दोस्तों,
हाइड्रोजन हीलियम से बने हुए होते हैं ये। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा आ रहा है 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न में अनुच्छेद को इनसे जोड़ना है। इस प्रश्न को थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं ताकि आपको ये आराम से पता चल जाए दोस्तों। प्रश्न ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत अच्छा प्रश्न है। 40वां प्रश्न मैं जानता हूं कि सभी लोगों को रटा हुआ है बी का 4। तो देखो दोस्तों बी का 4 हमें मिल चुका है 2 के अंतर्गत, तो ये हमारा ये कट हो गया, ये भी हमारा कट हो चुका है। अब एक चीज़ मुझे याद रखना मेरी बात याद रखो आप, 26वां जो अनुच्छेद है वो संस्कृति से संबंध है नहीं है उसका। तो देखो धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक कार्य के प्रबंध की स्वतंत्रता 26, बी का देखो थर्ड है, देखो बी का थर्ड, सॉरी ए का थर्ड, देखो ए का थर्ड यहाँ पे भी हम दोनों को मिल गया। तो अभी भी हमारा कन्फ्यूजन बना हुआ है। अब 98 में बात करते हैं तो संसद सचिवालय, ठीक है दोस्तों। 98 में क्या होता है, संसद सचिवालय होता है। तो क्या हो जाएगा, देखो बी का सी का सेकेंड, देखो सी का सेकेंड हमें इसमें मिल गया और डी का हमारा फर्स्ट हो गया। ये ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। देखो तुम्हें पता भी होगा 80 89 90 100 के समथिंग संसद के संबंध में बातें बोली गई है और संसद वहाँ पे ऑप्शन है भी। तो 98 में क्या है, संसद सचिवालय है। इस चीज़ को जरा सा याद रखना, ध्यान रखना, बहुत बड़ा प्रश्न है। 239 में बोला गया संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन, केंद्र शासित प्रदेश को प्रशासन की अगर बात करते हैं तो अनुच्छेद 239 होता है दोस्तों। अगला प्रश्न आ रहा हमारा 21वां। कौन सा प्रश्न आ रहा है दोस्तों, हमारा 21वां प्रश्न आ रहा है। और प्रश्न आपको कैसे लग रहे हैं आप कमेंट जरूर करेंगे। 21वां प्रश्न बोला निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक क्षेत्र में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता। किसका दोस्तों, राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता। नागरिकों की शिकायतें, आर्थिक मामले, विधि निर्माण और कार्मिक मामले। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या आ रही है 22वीं, कूट है तो इसको छोटा करना पड़ेगा। प्रश्न देखो क्या बोल रहा है दोस्तों, मैं अब थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। क्या बोल रहा है प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन गलत हैं। मौलिक अधिकार पर संविधान का भाग 3 यूएसए के बिल ऑफ राइट्स पर आधारित है। संविधान का अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार है। भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान है। भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आप सभी लोग बताएंगे। इसमें हमें गलत कथन का हमें कथन चयन करना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मतलब दूसरा गलत है, तीसरा गलत है और चौथा भी इसमें गलत है दोस्तों, ठीक है। अब देखो तुम्हें पता है भैया बी अनुच्छेद 3 में तो मौलिक अधिकार के संबंध में बोला गया मृत्यु का आधार नहीं है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता मूलभूत अधिकार बोला गया है, ठीक है। अब देखो के अनुसार मूलभूत अधिकार को हटाया जा सकता, तो मूलभूत अधिकारों को नहीं हटाया जा सकता, तो ये वाली बात भी इसमें क्या है, गलत है दोस्तों। अगला प्रश्न देखो क्या बोल रहा है, 23वां प्रश्न देखते हैं। 23वां प्रश्न में बोला है वर्ष 2011 में भारत के संविधान में होने वाले 79 संशोधन का संबंध किस विषय से है। 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य इसका 86 संविधान संशोधन है। सहकारी संस्थाओं के गठन व कार्य का संचालन, आतंकवाद से निपटने हेतु कठोर कार्यक्रम, तुम्हें पता पोटा 2002 की बात है। भ्रष्टाचार रोकने के लिए लोकपाल की व्यवस्था, ये मुझे नहीं याद है, लेकिन तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा सहकारी संस्थाओं का गठन व कार्य संचालन के लिए जो हुआ था वो संशोधन कब हुआ था, 97वां संविधान संशोधन 2011 में हुआ था। अब बढ़ते हैं 24वें प्रश्न की तरफ दोस्तों। 24वां प्रश्न क्या बोल रहा है, इस प्रश्न को देखेंगे, बहुत अच्छा प्रश्न आया हुआ है। भारत के संसद द्वारा पंचायत प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार कानून कब पारित किया गया, 1992, 94, 96 और 99। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है आप मुझे बताएंगे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1996, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। संसद जो पंचायती प्रावधान आते हैं तुम्हें पता 15 अगस्त 1947 की शुरुआत हो गई थी, आप सभी को पता होगा, है ना। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, लेकिन वो बोल रहा है कि पंचायती प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार को कानून कब पारित हुआ था, 1996 में इसको पारित किया गया था दोस्तों। अब आ रहा है 25वां प्रश्न दोस्तों, क्या बोल रहा है व्यक्तिगत प्रयोज्य आय PDI एक क्या है। PDI बराबर व्यक्तिगत आय बराबर माइनस व्यक्तिगत कर भुगतान, PDI व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर भुगतान माइनस गैर कर भुगतान। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। PDI बराबर व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर भुगतान माइनस गैर कर भुगतान, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 26वें प्रश्न की तरफ। 26वां प्रश्न क्या बोल रहा है दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न आ रहा है ये। 26वां प्रश्न क्या बोल रहा है, शरीर के संपर्क में स्प्रिट ठंडी अनुभूति देती है क्योंकि यह एक द्रव्य है। स्प्रिट दोस्तों, स्प्रिट ठंडी अनुभूति देती, पारदर्शी है, अत्यंत वाष्पशील है और सुचालक है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अत्यंत वाष्पशील होती है, इसलिए क्या होता है ठंडी की अनुभूति देती है। अब आगे बढ़ते हैं 27वें प्रश्न की तरफ।
जब जल जलवाष्प में परिवर्तित होता है, जब जल किस में परिवर्तित हो जाता है, जलवाष्प में परिवर्तित होता है, तब तापमान परिवर्तित होता है, ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता है। वातावरणीय ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा जल में प्रवाहित होती है। ऊष्मा का प्रवाह जल वाष्प से जल की ओर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। वातावरणीय ऊष्मा से ऊष्मा स्रोत, क्या बोल रहा है दोस्तों, वातावरणीय ऊष्मा स्रोत से जो ऊष्मा गर्मी से ऊष्मा जल में प्रवाहित होती है, इसलिए जल क्या होता है, जलवाष्प में परिवर्तित हो जाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 28वां प्रश्न आ रहा है, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का कितने प्रतिशत ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? 2%, 1%, 5%, 10%। तो दोस्तों उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मतलब कि 1% जो ग्रहण करते हैं प्रकाश, जो सूर्य का प्रकाश की ऊर्जा का 1% वो ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में वो परिवर्तित करते हैं। कौन दोस्तों, हरे पौधे। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 29वां प्रश्न आ रहा है, इसमें आपको धातु और संबंधित रोग से संबंधित चीज़ें बतानी है, जो कि बहुत बड़ा प्रश्न है, हल्का प्रश्न बिल्कुल नहीं है। एक एक प्रश्न इसमें बहुत छटे हुए प्रश्न है, बहुत अच्छे प्रश्न आए हैं दोस्तों। आर्सेनिक, कैडमियम, पॉलीविनाइन क्लोराइड और बेरियम, तो दोस्तों इनसे संबंधित कौन से रोग होते हैं बोल रहा है ये, ठीक है। तो प्रश्न संख्या दोस्तों हमारी कौन सी है, ये 29वीं प्रश्न संख्या है, 29वां प्रश्न है हमारा ये। तो इसमें देखो दोस्तों, कैडमियम आर्सेनिक जो होता है फेफड़े का कैंसर इससे होता है। कैडमियम से क्या होता है दोस्तों, हड्डियों की कमजोरी होती है, ठीक है। अब पॉलीविनाइन क्लोराइड से क्या होता है, श्वसन संबंधी समस्या होती है। और हम बात करते हैं बैरियम से, तो मस्तिष्क में सूजन किससे होती है, बैरियम से होती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, उसका राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। 30वां प्रश्न आ रहा है दोस्तों, सांद्र, क्या बोल रहा है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल तथा एथिल अल्कोहल के मध्य होने वाली अभिक्रिया कहलाती है। बोला सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल तथा एथिक अल्कोहल के मध्य होने वाली अभिक्रिया कहलाती है जल अपघटक, साबुनीकरण, हाइड्रोजीनीकरण और एस्टरीकरण। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है, एस्टरीकरण, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल और एथिक अल्कोहल के मध्य होने वाली अभिक्रिया कहलाती है एस्टरीकरण कहलाती है। अगला प्रश्न आ रहा है दोस्तों, क्या बोल रहा है, 31वां प्रश्न में, ग्रेफाइट की परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है वांडर वॉल्स बलों द्वारा, धात्विक आबंध द्वारा, आयनी आबंध द्वारा और सह संयोजी आबंध द्वारा। ग्रेफाइट की परतों को एक दूसरे के साथ मिलाकर रखा जाता है, तो दोस्तों वांडर वॉल्स बलों द्वारा, ठीक है दोस्तों, वॉल्स बलों द्वारा उसको रखा जाता है। अगला प्रश्न आ रहा है हमारा 32वां प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा एक यातायात संचालित नगरों में भूरी वायु बनने से संबंध है? नगरों में कौन सी दोस्तों, भूरी वायु, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है, सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बोल रहा है, कौन सा एक यातायात संचालित नगरों में, जैसे दिल्ली मुंबई हो गया, यातायात संचालित नगरों में भूरी वायु बनने से संबंध है, तो सल्फर डाइऑक्साइड का। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड याद रखेंगे सभी लोग। 33वां प्रश्न आ रहा है, किस प्रकार के ऊतक से मनुष्य, अभी देखो दोस्तों साइंस के प्रश्न आ रहा है, लेकिन फिर से अभी इसमें मिक्स प्रश्न आ जाएंगे ज्योग्राफी के। 33वां प्रश्न आ रहा है, किस प्रकार के ऊतक से मनुष्य में ग्रंथि का निर्माण होता है? पेशीय ऊतक, तंत्रिका ऊतक, उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, ठीक है दोस्तों। तो क्या इसका आंसर सही होगा, उपकला ऊतक से क्या होता है दोस्तों, मनुष्यों में ग्रंथि का निर्माण होता है, ठीक है। मनुष्यों में ग्रंथि का निर्माण किससे होता है, उपकला ऊतक से होता है दोस्तों। 34वां प्रश्न आ रहा है हमारा, मनुष्य की लार में उपस्थित एक घातक लाइसोजाइम किस रूप में कार्य करता है? एक घातक लाइसोजाइम किस रूप में कार्य करता है? प्रतिजीवाणु कारक, जाइमोजन, एमाइलेज और लाइपेज। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, प्रतिजीवाणु कारक द्वारा, प्रतिजीवाणु कारक के रूप में कार्य करता है दोस्तों। मनुष्य की लार में उपस्थित एक घातक लाइसोजाइम प्रतिजीवाणु के रूप में कार्य करता है। 35वां प्रश्न आ रहा है, पौधों में रंध्रों का खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है? परासरणीयता, स्फीति दाब, वाष्पोत्सर्जन और निस्यंदन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है, ऑप्शन बी, स्फीति दाब द्वारा पौधों के रंध्रों का खुलना और बंद होना निर्भर करता है। किस पर? स्फीति दाब पर। परासरणीयता गलत हो गया, वाष्पोत्सर्जन भी गलत हो गया, निस्यंदन भी गलत हो गया। स्फीति दाब द्वारा
पर निर्भर करता है। 36वां प्रश्न है, कौन निम्न में से कौन फूल का एक अंश है या भाग है? मध्य सिरा, स्त्री केसर, सिराएं, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? स्त्री केसर जो है फूल का अंश है। मध्य सिरा भी नहीं है, सिराएं भी नहीं है, इनमें से कोई भी नहीं है। स्त्री केसर इसका राइट आंसर है दोस्तों। अगला प्रश्न आ रहा है, सफ़ेद फास्फोरस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन से में दोस्तों? सफ़ेद फास्फोरस यह एक विषैला पदार्थ है जिसका उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया जाता है। यह अत्यधिक ज्वलनशील है और हवा के संपर्क में आने पर स्वतः प्रज्वलित हो जाता है। कौन सा दोस्तों? सफ़ेद फास्फोरस। तो दोस्तों क्या है, इसका दोनों आंसर सही बताने हैं, तो ये दोनों क्या हैं? सही हैं। तो सफ़ेद फास्फोरस क्या है? विषैला पदार्थ है, रासायनिक हथियार बनाने के रूप में इसका कार्य किया जाता है। याद रखना, सफ़ेद फास्फोरस हवा के संपर्क में आने पर ही क्या है? स्वयं प्रज्वलित, स्वयं खुद पे खुद जल जाता है। सफ़ेद फास्फोरस बहुत खतरनाक चीज़ है इसका मतलब। 38वां प्रश्न आ रहा है दोस्तों हमारा, सामान्य ठंड में निम्नलिखित में कौन नासिका संकुलन के लिए उत्तरदायी है? एंटीहिस्टामिन, हिस्टामिन, प्रतिअम्ल और विटामिन। सामान्य ठंड में निम्नलिखित में कौन नासिका संकुलन के लिए उत्तरदायी होती है? तो दोस्तों उसका सही उत्तर है हिस्टामिन। ठीक है, नासिका संकुलन ठंड में हिस्टामिन के कारण होता है। केंद्रक कला का निर्माण किस कोशिकांग द्वारा होता है? केंद्रक कला दोस्तों, 39वां प्रश्न आ रहा है, केंद्रक कला का निर्माण किस कोशिकांग द्वारा होता है? तो अंतर्द्रव्य जालिका में होता है दोस्तों। अगला प्रश्न आ रहा है 40वां प्रश्न, लसिका एवं रुधिर किस ऊतक का उदाहरण है? ग्रंथिक ऊतक, उपकला ऊतक, पेशीय ऊतक, संवहनी ऊतक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है क्या? कि संवहनी ऊतक। जो लसिका है और रुधिर जो होते हैं ये दोनों किस प्रकार के उदाहरण ऊतकों में? संवहनी ऊतक के उदाहरण हैं दोस्तों। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार परिचालन किसे निर्दिष्ट करता है? कौन सा दोस्तों? खुला बाजार परिचालन किसको निर्दिष्ट करता है? अनुसूचित बैंकों द्वारा आरबीआई से ऋण लेना, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उद्योग और व्यापार क्षेत्रों को ऋण देना, आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय करना, ए और बी दोनों। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय करना। ठीक है, प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय करना क्या? खुला बाजार परिचालन निर्दिष्ट करता है। अगला प्रश्न आ रहा है दोस्तों, पूंजी खाता परिवर्तनीयता की सिफारिश निम्न में से किस समिति ने की थी? पूंजी खाता परिवर्तनीय की सिफारिश तारापोर समिति, रंगराजन समिति, आबिद हुसैन समिति, नरसिंघम समिति। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या? तारापोर समिति। तारापोर समिति कब बनी है? याद रखेंगे 1997 में बनी है, इस चीज़ को जरा सा याद रखना। रंगराजन समिति कब बनी है? 1993 में बनी है, ये भी याद रखना। रंगराजन समिति का संबंध किससे है? विनिवेश से है दोस्तों, याद रखेंगे विनिवेश। ठीक है दोस्तों, विनिवेश से है। और याद रखना आबिद हुसैन समिति कब बनी है? 1997 में। कब बनी है? 1997 से बनी है। सीमित लघु उद्योग से है ये। किससे है दोस्तों? सीमित लघु उद्योग से है। साथ में याद रखना करवे समिति कब की है दोस्तों? करवे समिति 1955 की है। जो भी 1955, इसका संबंध भी किससे था दोस्तों? सीमित लघु उद्योग से है, जिसको गांव के रूप में भी जाना जाता है। किस समिति को गांव के रूप में जाना जाता है? तो करवे समिति को 1955। ठीक है, नायक समिति कब की है? 1991 की है। नायक समिति कब की है? 1991 की, जिसका संबंध भी किससे है? सीमित लघु उद्योग से है। एसएस कोहली समिति 2000 की है, इसका संबंध भी किससे है? आपका सीमित लघु उद्योग से है, लघु उद्योग से। तो लघु उद्योग के अंतर्गत कितनी समितियां आ गई? आबिद हुसैन 1997, कार्वे समिति 1955, नायक समिति 1991, एसएस कोहली समिति 2000 की है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 43वां प्रश्न आ रहा है, भूगोल क्या बोल रहा है? भूगोल को मानव पारिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान किसको दोस्तों? भूगोल को मानव पारिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? विडाल, डी ला ब्लास, जीन ब्रुन्स, एच बैरोज और फ्रेडरिक रेडजेल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? इसका सही उत्तर हो जाएगा एच बैरोज ने भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित किया था। किसने? एच बैरोज ने। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आ रहा है 44वां, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा पारिस्थितिकी उष्ण स्थल माना जाता है? कौन सा दोस्तों पारिस्थितिकी उष्ण स्थल? पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। तो बहुत बड़ा प्रश्न आया है दोस्तों ये, और इसका सही उत्तर होने वाला पश्चिमी घाट भारत के जो है पारिस्थितिकी उष्ण क्षेत्र या उष्ण स्थल माना जाता है। आशा कर रहा हूँ ये प्रश्न आपको अच्छे लग रहे होंगे। प्रश्न आपको अच्छे लग रहे तो वीडियो को लाइक करना और पूरा देखना। और विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? 19 मई, 21 जून, 23
जुलाई और 18 सितंबर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत का पहला समुद्री पार्क कहाँ स्थित है? तो भारत का पहला राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कहाँ स्थित हुआ है? कच्छ में, सुंदरवन में, चिल्का झील में, निकोबार द्वीप समूह में। तो उसका राइट आंसर है कच्छ, गुजरात में हुआ है दोस्तों। अगला प्रश्न आ रहा है, निम्नलिखित में से किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जीभ नहीं बल्कि मन है? अरविंद घोष, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, विवेकानंद। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला? महात्मा गांधी। कि जो स्वाद का वास्तविक स्थान जीभ नहीं मन है, ये बोला था महात्मा गांधी जी ने बोला था। हालांकि इनके बारे में मैंने बहुत सारे फैक्ट लिखे हुए हैं यहाँ पे जो मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन समय हमारे पास कम है, इसलिए हम बढ़ते हैं सीधे 48वें प्रश्न की तरफ। द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन सर्वप्रथम किसने किया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा, श्रीपाद अमृत डांगे, एनी बेसेंट, सर सैयद अहमद खान है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीपाद अमृत डांगे ने। तो द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन सर्वप्रथम श्यामजी कृष्ण वर्मा ने नहीं किया था, लेकिन इन्होंने क्या किया था जरा सा याद रखना। इंडियन सोशलिस्ट अगर आ जाता है यहाँ पे, इंडियन सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र, तो इसमें इनका नाम जाता। द सोशलिस्ट बोला तो श्रीपाद अमृत डांगे जी का नाम जा रहा है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, श्याम जी इंडियन सोशलिस्ट की बात करेंगे श्याम जी कृष्ण वर्मा, द सोशलिस्ट की बात करेंगे श्री अमृत डांगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भैंसा सिंगी नामक जाति किस राज्य में पाई जाती है? तो भैंसा सिंगी जनजाति कहाँ पाई जाती है? नागालैंड में पाई जाती है दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? HDPE का पूरा नाम क्या है? हाई डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीमर, हाई डेंसिटी पॉलीफोरन। अब आ रहा है हाई डेंसिटी पॉलीफोरलेन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो गया? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 50 का? ऑप्शन ए इसका राइट है, हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन, हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन। ठीक है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो उम्मीद करता हूँ आज के प्रश्न आपको अच्छे लगेंगे। अगर आज के प्रश्न आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि अब हम रोज मिक्स टेस्ट सीरीज लगाएंगे। अब जिसको देखनी होगी वो देखेगा, जिसको नहीं देखनी होगी वो नहीं देखेगा। मैं इतना दावे से कह सकता हूँ ये प्रश्न आपको बहुत 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 हेल्प करेंगे आपके आगामी परीक्षा में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।